हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश अपडेटेड निशुल्क कोर्स की कड़ी में हम कर रहे थे द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ। हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की लाइन्स देखते हैं। दोस्तों, हम पढ़ चुके थे हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। जब उस आर्क को फांसी दी जाने लगी तो एक मिनिस्टर ने राजा से कहा कि जिस आर्क ने आपके सर को टच किया है, आपके सर को चूमा है, उसे हम इतनी शेमफुली, इतनी बेशर्मी से कैसे हैंग कर सकते हैं, कैसे लटका सकते हैं, कैसे फांसी दे सकते हैं। ट्रू म्यूज्ड द किंग। राजा ने भी सोचा, म्यूज्ड मतलब सोचा। राजा ने भी पोंडर ओवर किया। राजा ने सोचा, क्या सोचा कि ये तो बिल्कुल सही बात है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। लेकिन अब तक क्या हुआ, जो भीड़ फांसी देखने के लिए आई थी वो बहुत ही रेस्टलेस हो गई, वो बहुत ही बेचैन हो गई और मटरिंग अलाउड, वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि फांसी दो, फांसी दो। द किंग परसीव्ड देयर मूड। राजा जो है उनके मूड को समझ गया। परसीव्ड मतलब अंडरस्टूड, UNDERSTOOD। अंडरस्टूड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड। ट्रेम्बल्ड मतलब राजा वहाँ कांपने लग गया, क्विवरिंग करने लग गया। ये हमने पहले भी वर्ड पढ़ा है, QUIVERING, क्विवरिंग करने लगा। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और जितने भी लोग वहाँ फांसी देखने के लिए आए हुए थे उन सबको राजा ने संबोधित किया और कहा, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट। चलो एक काम करते हैं कि हम इस बात पर विचार करना छोड़ देते हैं कि दोषी कौन है। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीजिएटली। लेकिन राज्य हैंगिंग यानी फांसी चाहता है तो किसी ना किसी को फांसी ज़रूर दी जानी चाहिए, और वो भी इसी वक्त, इमीजिएटली हम किसी को फांसी दे देते हैं। इन लाइंस में दोस्तों आयरनी है कि एक तरफ तो राजा अपने आप को जस्ट बोलता है, फेयर बोलता है, न्यायप्रिय बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ वह न्याय को बिल्कुल अनदेखा कर रहा है और कह रहा है कि हमें किसी ना किसी को फांसी देनी है, बेशक वो दोषी हो या ना हो। द नूज वॉज सेट अप समवट हाई, ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय। नूज़ क्या होता है दोस्तों, जो फांसी का फंदा लगाया जाता है, इस फांसी के फंदे को नूज़ बोलते हैं। तो जो नूज़ है, फांसी का फंदा थोड़ी सी ऊंचाई पर सेट किया गया और उस नगर के हर व्यक्ति को बोला गया कि तुम इस फांसी के फंदे में अपना सर डाल के मेज़र करो कि क्या ये फांसी का फंदा तुम्हारे साइज़ का है क्या। अब दोस्तों इन लाइन्स में भी आयरनी है कि किस तरह से वहाँ की जनता और राजा दोनों को ही न्याय से कोई मतलब नहीं है। बट ओनली वन मैन वॉज सो टोल ही फिटेड। अब वो फंदा इतना ज़्यादा ऊंचा लगाया गया था, इतना बड़ा फंदा था कि उसमें राज्य का कोई भी व्यक्ति फिट नहीं हुआ। अंत में जब राजा की बारी आई, केवल राजा ही उसमें फिट हुआ। वन मैन, केवल एक ही व्यक्ति उसमें फिट हुआ, दैट वॉज ऑल। और यही उस दिन का सत्य था। और कौन था वह आदमी जिसकी गर्दन में फंदा फिट हुआ था? ही वॉज द किंग, और वह व्यक्ति था राजा। ही वॉज द किंग, हिज मैजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री। तो इसलिए रॉयल डिक्री, यानी डिक्री मतलब ऑर्डर, ORDER, रॉयल ऑर्डर यानी शाही आदेश के अनुसार हिज मैजेस्टी, राजा को हैंग कर दिया गया, राजा को फांसी दे दी गई। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स। और जो मंत्री थे वे बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें कोई ना कोई मिल गया जिसे हमने फांसी दे दी। मतलब पूरे राज्य में कोई तो ऐसा था जिसे फांसी का फंदा फिट हो गया। फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट, द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। मिनिस्टर्स इस बात पर इसीलिए खुश थे क्योंकि वो कहते हैं कि यदि हमें कोई भी व्यक्ति उस फंदे के साइज़ का नहीं मिलता तो अनरूली टाउन, अनरूली मतलब अनकंट्रोल्ड, UNCONTROLLED, अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित शहर की जनता, अनियंत्रित भीड़, वो क्या करती, अगेंस्ट द क्राउन, राजा के खिलाफ चली जाती और वहाँ अराजकता फैल जाती। जो जनता है वो विद्रोह कर देती। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज़ डेड। अब इस लाइन में बहुत बड़ी आयरनी है। हालांकि राजा मर चुका है और फिर उसके बाद भी जो मंत्री है वो क्या नारे लगा रहे हैं कि हमारा राजा जीवित रहे, हमारा राजा जीवित रहे। राजा के मरने के बाद राजा के जीने की प्रार्थना की जा रही है। यह लाइन्स भी फुल ऑफ आयरनी है। दे पोंडर्ड द डिलेमा देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन। पोंडर्ड मतलब दे थॉट ओवर, उन्होंने बहुत गहराई से विचार किया। थॉट ओवर, THOUGHT, थॉट ओवर OVER, ये 2 शब्द हैं दोस्तों। उन्होंने
इस डिलेमा पर, डिलेमा यानी कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न की स्पेलिंग मैं बता देती हूँ आपको, CONFUSION। अब उनके सामने एक बड़ी भारी कन्फ्यूज़न खड़ी हो गई। उन्होंने उस कन्फ्यूज़न पे बहुत सोचा और उसके बाद प्रैक्टिकल माइंडेड, प्रैक्टिकल होते हुए इमोशनैलिटी छोड़कर अब वो बहुत ही व्यवहारिक बन गए हैं। और व्यवहारिक बन के मंत्रियों ने क्या सोचा, सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम। उन्होंने क्या किया, पूरे राज्य में मुनादी करवा दी, अपने हेराल्ड्स मतलब अपने आदमी भेजे पूरे राज्य में, और क्या प्रोक्लेम किया, क्या डिक्लेयर करवाया, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज़ द रूलर ऑफ आवर स्टेट, कि हमारे शहर के दरवाजे से अब जो भी गुजरेगा वह हमारे राज्य के राजा को चुनेगा। मतलब वह एक अननोन व्यक्ति को अपना राजा चुनने का अधिकार दे रहे हैं। एज इज़ आर कस्टम दिस विल बी एनफोर्स्ड विद द ड्यू सेरेमनी। और जैसा कि हमारा रिवाज है, हमारा ट्रेडिशन है, इसे पूरी सेरेमनी, इसे पूरी समारोह रीति रिवाजों के साथ ही एनफोर्स लागू किया जाएगा। वह जिस व्यक्ति को चुनेगा उसे ही हमारी जनता स्वीकार करेगी, हम स्वीकार करेंगे। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट एन इडियट। एक आदमी सिटी गेट से, शहर के गेट से गुजरा और वह एक मूर्ख व्यक्ति था। द गार्ड्स क्राइड वेट। और जो गार्ड्स थे, दरबान थे, उन्होंने उसको चिल्लाकर कहा रुको। अब देखते हैं वह व्यक्ति किसे राजा बनाता है। हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड। अब उन्होंने उससे पूछा तुम ही निश्चय करके बताओ कि राजा किसे बनाए। और जो मूर्ख व्यक्ति था उसने क्या जवाब दिया, अ मेलन, एक खरबूजे को राजा बना दो। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ही लाइक्ड मेलन्स। और उससे जो भी प्रश्न पूछा गया उसने सभी प्रश्नों का यही उत्तर दिया, खरबूजा खरबूजा खरबूजा। और क्योंकि उसे खरबूजे बहुत पसंद थे। यू आर नाउ आवर किंग, द मिनिस्टर सेड, क्राउनिंग अ मेलन। और उसके बाद जो मंत्री थे उन्होंने एक खरबूजे को अपना राजा बना दिया और खरबूजे से कहा कि आज से आप हमारे राजा हो। और उन्होंने खरबूजे को क्राउन यानी मुकुट पहना दिया। देन दे लेड कैरीड द मेलन टू द थ्रोन एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन। और उसके बाद वे खरबूजे को सिंहासन तक लेकर आए और रेवरेंटली, पूरी रिस्पेक्टफुली, RESPECTFULLY, पूरी रिस्पेक्टफुली उन्होंने उसे सिंहासन पर रख दिया पूरे सम्मान के साथ। दिस हैपन्ड ईयर्स एंड ईयर्स अगो। और ऐसा सालों साल चलता रहा। मतलब कि जो खरबूजा था उसने अनेक वर्षों तक वहाँ पर राज्य किया। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल, सो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, हाउ डिड दिस हैपन। और अब यदि बाहर के राज्य के लोग मेलन सिटी के लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारा राजा एक खरबूजा है, यह सब कैसे हुआ, दे से, तो वे कहते हैं वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस। कस्टमरी चॉइस यानी हमारा जो ट्रेडिशन था, ट्रेडिशनल चॉइस, हमारी जो ट्रेडिशनल चॉइस थी, हमारे जो रीति रिवाज थे, उनके आधार पर हमने एक खरबूजे को राजा चुना है। इफ़ हिज मैजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग अ मेलन, दैट्स ओके विद अस। और यदि हमारा राजा एक खरबूजा है और उस खरबूजे को हमारा राजा बनने में रिजॉइस यानी हैप्पीनेस फील हो रही है, मज़ा आ रहा है, तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। दैट्स ओके विद अस मतलब वी आर फाइन विद इट। जब एक खरबूजा हमारा राजा बन के खुश है तो हमें भी इस बात की खुशी है। फॉर हु आर वी टू से वॉट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। और हम उसके खिलाफ जाने वाले कौन होते हैं, हम इसके बारे में क्या कहें। पीस और लिबर्टी, पीस यानी शांति, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, फ्रीडम। जब तक हम पीसफुली और लिबर्टी से यानी फ्रीडम से रह रहे हैं तब तक हमें हमारे राजा के खिलाफ कुछ भी क्यों कहना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो मेलन है उसके राज्य में अब सभी लोग खुश हैं, क्योंकि पहले वाला जो राजा था वह आयरनिकली काम एंड जस्ट था, लेकिन यह राजा वाकई में काम एंड जस्ट है, क्योंकि यह किसी को दंड नहीं देता, किसी की तारीफ़ नहीं करता। क्योंकि मेलन से उन्हें किसी भी बात का प्रत्युत्तर नहीं मिलता, तो वे जो काम उनका मन होता है वो वैसा कर लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फेयर सीम टू बी वेल इस्टेब्लिश्ड देयर। लेजिस फेयर दोस्तों एक लैटिन टर्म है। लेजिस फेयर का मतलब है जहाँ लोगों की इच्छा का पूरा सम्मान किया जाता है, लोगों की इच्छा को ही महत्व दिया जाता है। तो जो लेजिस फेयर, लोगों की इच्छा को सर्वोपरि रखने वाला जो सिद्धांत है वह वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्थापित हुआ है, बहुत अच्छी तरह से लागू हुआ है। दोस्तों इन लाइन्स में भी आयरनी है कि जहाँ निरंकुशता है उसे ही उन्होंने लेजिस फेयर का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ सभी लोग अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ हमारी यह पोएम ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वैसे तो मैं पहले पोएम्स ही करवाने का सोच रही थी, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा गिरीश कर्नाड का तुगलक। यह एक प्ले है, इससे आपको इतिहास के बारे में भी जानने को मिलेगा। गिरीश कर्नाड ने बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसे लिखा है। दोस्तों मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, इन पे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। यदि आपको इस पोएम को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका समाधान अवश्य होगा। तो मिलते हैं गिरीश कर्नाड के तुगलक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।